आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्रीथिंग इन प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। दो वर्ड होते हैं, एक रेस्पिरेशन और एक ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब होता है सांस लेना अंदर, उसे कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, और एक होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन मतलब जो होता है वो सेल में होता है। रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल के अंदर। ठीक है, ये जैसे सेल है, आपको दिख रही होगी। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में रेस्पिरेशन होती है। मतलब रेस्पिरेशन अंदर का मामला है। जैसे होता है ना अमूल माचो, वो अंदर का मामला है, वैसे ये भी रेस्पिरेशन किसका मामला है? अंदर का मामला है। सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसको कहते हैं। तो रेस्पिरेशन एक अंदर का मामला है। ठीक है, सेल के अंदर का मामला है। ठीक है, आधी बात समझ में, गलत मत समझना। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं ब्रीथिंग, तो जो ब्रीथिंग है वो जो ब्रीथिंग है वो बाहर का मामला है। बाहर मतलब हम सांस जो है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये कहलाया जाता है ब्रीथिंग। ये क्या कहलाया जाता है? ब्रीथिंग कहलाया जाता है। ऐसा ही प्लांट्स भी करते हैं। प्लांट्स भी जो है CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, या फिर रात को वो ऑक्सीजन रात को वो क्या करते हैं, रात को वो जो है ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना हो। तो दोनों तरीके से काम करते हैं प्लांट्स तो, है ना वो। अब सुनो, देखो भाई, अगर मैं बात करूं, आपका जो रेस्पिरेशन होता है वो सेल के अंदर होता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन से क्या बनती है? ATP बनती है। रेस्पिरेशन से क्या बनती है? देखो, ये जो सेल होता है ना, सेल के अंदर बहुत सारे जो है ऑर्गेनील्स होते हैं। जैसे आपका, ये आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा, ये दिख रहा है, ये जो है, इसे कहते हैं अपन न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? ये वाला न्यूक्लियस हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये क्लोरोप्लास्ट हुआ। तो ये 3D व्यू आप देख रहे हो। कौन सा व्यू है? 3D व्यू। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, है ना। तो अब अगर हम देखें तो समझने की कोशिश करना, यहाँ पर इस सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है ना, उसके अंदर जो है ऑक्सीजन मिल करके, ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन मिल करके, ठीक है, जैसे ये ग्लूकोज था, उसको हमने सीधे ऑक्सीजन की लहर छोड़ी ग्लूकोज के ऊपर, तो ग्लूकोज टूट गया। ग्लूकोज किस में टूट गया? CO2 और वाटर के अंदर टूट गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गए। ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। जबकि CO2 और वाटर क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। CO2 और वाटर क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो ये बात ध्यान में रखना, CO2 वाटर क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, और क्या मिलेगी इससे? हमें एनर्जी मिलेगी, ATP मिलेगी। क्या मिलेगी हमें इससे? ATP मिलेगी। तो सर हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? सीधी बात ये, ATP के लिए। ATP यानी एनर्जी। अपन मेहनत क्यों कर रहे हैं? एनर्जी के लिए। एनर्जी मतलब एनर्जी करेंसी हमारी क्या है? पैसा। हम लोग मेहनत करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं? सिर्फ किसके लिए? पैसे के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो सब ये रेस्पिरेशन क्यों करता है प्लांट? वो भी किसके लिए? अब वो तो उसको पैसों से तो मतलब नहीं है कि प्लांट बैठ के नोट गिन रहा है ना। तो प्लांट तो ATP में ही काम करता है। किसमें काम करता है? ATP में काम करता है। ठीक है, तो जब हम ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलाते हैं, तो उससे ATP मॉलिक्यूल बनता है, और इसे ही हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना। सेलुलर रेस्पिरेशन आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इन इन सेलुलर रेस्पिरेशन यानी सेल की रेस्पिरेशन। ठीक है, पहले तो आप ये बोलोगे, लिखना सीखो। कैसे लिखोगे? सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल। पहली बात तो ये, वेदर इट इज ऑफ प्लांट सेल, चाहे वो प्लांट सेल में हो चाहे वो एनिमल सेल में हो, दोनों में ये सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात क्या बोलोगे? सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और तीसरी बात आप क्या लिखोगे? थ्रू सेल रेस्पिरेशन, थ्रू सेल रेस्पिरेशन ATP इज प्रोड्यूस्ड। ATP इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये तीन बातें हो गई, ये तीन लाइनें हो गई, आपको सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर लिखनी है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं आपके लिए आपके सामने ये सेल बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने ये सेल बना रहा हूँ। ठीक है, ये सेल के अंदर क्या होता है? ये आपको जो देख रहे हो ये वाला, ये है मान के चलो माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, ये पिंकी पिंकी क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अरे बात समझ में। और ये जो हरा हरा है ये है क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन। देखो हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पता है क्या होती है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि दोनों ही सेल के अंदर होती है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही सेल के अंदर होती हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि सेल में कहा, तो अंतर देखो सुनो, उल्टी होती है दोनों। क्या, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों ही क्या होती हैं, उल्टी होती है, ये बात ध्यान में रखना। सर आप प्रूफ कर सकते हो, बिल्कुल प्रूफ कर सकता हूं मैं, बिल्कुल प्रूफ कर सकता हूं कि ये दोनों क्या है, अपोजिट है, ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी हमने जैसे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट पढ़ा था, है ना, तो जस्ट हमने जो जो भी पढ़ा था उसका उल्टा कर देना, जो भी पढ़ा था ना आपने उसका उल्टा कर देना, ठीक है। जैसे अपन ने अभी फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, उसमें ग्लूकोज बनाया था हमने, क्या किया था उसमें, ग्लूकोज बनाया था। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाया था। रेस्पिरेशन में क्या करोगे, ग्लूकोज को तोड़ देंगे। हम क्या करेंगे रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज बनाया किसके लिए, ठीक है, क्या करेंगे उसका, तोड़ देंगे उसको, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूँ, सुनना ढंग से देखो। देखो भाई, जैसे आपका ये है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, अभी भी पढ़ा हमने, क्या मिला, CO2 मिली, और क्या मिला, पानी मिला, और क्या मिला, ATP मिली, ठीक है। क्या मिली, ATP मिली, ठीक है। अब सुनना ढंग से, अब ये जो हमने किया, ये जो हमने किया, ये है आपका, ये अपना पता है क्या है, ये है आपका रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से क्या बना रहे हैं, CO2, वाटर और ATP, है ना, ATP बन रही है रेस्पिरेशन में, ATP बन रही है। अब हम फोटोसिंथेसिस में क्या करते थे, फोटोसिंथेसिस में जस्ट इसका उल्टा करते थे, जस्ट इसका क्या करते थे, उल्टा करते थे। किसमें, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में अपन क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस में क्या किया था अपन ने, याद है, CO2 लिया था, पानी लिया था, और ATP ली थी, और उससे क्या बना लिया था, ग्लूकोज बना लिया था। यानी सर सीधी बात ये, रेस्पिरेशन में ATP मिल रही है, बिल्कुल सही, रेस्पिरेशन में ATP मिलेगी। जबकि अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस में, हमें ATP लगेगी, फोटोसिंथेसिस में ATP लगी थी, याद करना, ATP, NADPH2, याद है, वो लगे थे किसमें, फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में ये तीनों यूज होंगे फोटोसिंथेसिस में, और ये बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ये बात ध्यान रखना, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। तो ये दोनों अपोजिट प्रोसेस है, ये दोनों क्या है, अपोजिट प्रोसेस है, ये बात ध्यान में रखना। एक बात ध्यान रखना आप, कि हमने एक बात तो पढ़ ली कि ये दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है, एक क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन अपोजिट होते हैं। लेकिन यहां पर भी अंतर है, क्या, क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, याद होगा मैंने आपको बताया था, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। और अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है रेस्पिरेशन, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब सुनना, देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है रेस्पिरेशन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है रेस्पिरेशन, और ये फोटोसिंथेसिस का होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। ये दोनों अपोजिट हैं, लेकिन ये साथ साथ काम करते हैं। देख रहे हो, इन दोनों के बीच में क्या है, साथ साथ काम करते हैं ये। जैसे सर कैसे, जैसे मान के चलो ये फोटोसिंथेसिस है, मतलब सॉरी ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में जो है ग्लूकोज बनता है, और क्लोरोप्लास्ट से ही ऑक्सीजन निकलता भी है ना, क्लोरोप्लास्ट से ऑक्सीजन निकलता भी है ना। तो जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलता है, वो कौन ले लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया ले लेता है, ठीक है। और वो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेकर के किसमें तोड़ देता है, पानी और CO2 में, पानी और CO2 में तोड़ देता है। और फिर ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये पानी और CO2 लेता है,
और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। आई बात समझ में? तो ये दोनों साथ साथ काम करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, साथ साथ काम करते हैं। मतलब सुनो, क्लोरोप्लास्ट की फेंकी हुई चीज ये माइटोकॉन्ड्रिया उठा लेता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की फेंकी हुई चीज क्लोरोप्लास्ट उठा लेता है। आ रही बात समझ में? जैसे तुमने कहावत सुनी होगी कि जो है हम किसी की फेंकी हुई चीज नहीं लेते, लेकिन ये ले लेते हैं, ये आपस में एक दूसरे की ले लेते हैं फेंकी हुई चीज, है ना। जैसे होता है ना कि जैसे बड़ी बहन जो है वो जो है आपस में एक्सचेंज हो जाता है, दो बहनें हैं तो आपस में जो है एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरी बहन बहन भी ट्विंस है ना, तो वो क्या करती हैं आपस में एक्सचेंज कर देती हैं। कभी ये जो है ब्लू वाली ड्रेस एक पहन लेती है, फिर पिंक वाली ड्रेस कोई एक पहन लेती है, फिर दूसरा कोई फंक्शन हुआ तो सब चलता है ना, तो पिंक उसने पहन ली, ब्लू उसने पहन ली, है तो वो ट्विंस ही, है ना। तो ऐसे चलता रहता है, ठीक है भाई। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब सुनना, ये अपन हो गया। अच्छा सर एक बात बताना, हाँ पूछो। सर आपने ये बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है ये तो बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया में ये सब कहाँ होता है? तो देखो एक बात सुनना, मैं आपको बता रहा हूँ रेस्पिरेशन की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आज सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखना, अगर मैं बात करूं आपका, ये है आपका सेल एक, क्या है ये, सेल है, ठीक है, ये सेल है। और सेल के अंदर ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है अपन का, बर्गर जैसा, हाँ लगता है, ये बर्गर जैसा ही लगता है, जैसे लगता है ना अपन बर्गर खाते हैं तो ऐसा, है ना। हॉट डॉग खाते हैं, हॉट डॉग जैसा, हॉट डॉग सॉसेज जैसा, है ना, तो हॉट डॉग जैसा ये लगता है ना। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं, थोड़ा उसको और बड़ा कर देता हूं, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल है। तो आप रेस्पिरेशन में देखो तीन प्रोसेसेस पढ़ोगे, इकट्ठा बता दे रहा हूं आपको एक ही बार में। रेस्पिरेशन में आप तीन प्रोसेसेस पढ़ोगे, कौन कौन से, देख लो। एक पढ़ोगे आप ग्लाइकोलाइसिस, क्या पढ़ोगे, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, एक पढ़ोगे आप ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा जो है आप कौन सा प्रोसेस पढ़ोगे, दूसरा आप पढ़ोगे क्रेब्स साइकिल, कौन सा साइकिल, क्रेब्स साइकिल। और तीसरी आप पढ़ोगे ईटीएस चेन, क्या पढ़ोगे, ईटीएस चेन, है ना, ईटीएस चेन, ठीक है, ईटीएस ऑक्सीडेशन या ईटीएस चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, ईटीएस। तो ये पूरी की पूरी ये तीन चीजें जो है आप किसमें पढ़ोगे, ये आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन के अंदर। किसके अंदर पढ़ोगे, रेस्पिरेशन के अंदर मेनली आप ये चीजें पढ़ोगे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस होती है आपकी, ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो आपकी जो होती है वो होती है आपकी साइटोप्लाज्म, ठीक है, यानी लिक्विड में। इधर ये जो लिक्विड है ना, इस लिक्विड में क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस। इस लिक्विड के अंदर क्या होती है, इस लिक्विड के अंदर होती है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, तो समझ में आ गया, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट अपन का ये क्लियर हो गया कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, क्रैब साइकिल कहाँ होती है, तो क्रैब साइकिल होती है यहाँ पर अंदर, यहाँ पर होती है क्रैब साइकिल, ठीक है, ये यहाँ पर होती है क्रैब साइकिल। और तीसरा मेम्ब्रेन में होती है, तीसरा मेम्ब्रेन में क्या होती है, ईटीएस। मेम्ब्रेन में क्या होती है, ईटीएस होती है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। मेम्ब्रेन में क्या होती है, ईटीएस, ठीक है, क्रैब साइकिल। तीसरी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में क्या होती है, ईटीएस साइकिल होती है। तो ये आपको लोकेशन समझ में आ गई। हम तीनों चीजें पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कहाँ कहाँ होती है ये आपको समझ में आ गई है। आप ये लिख सकते हो, ईटीएस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। क्रैब्स साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है, पहला क्वेश्चन ही आपको क्लियर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है, मैट्रिक्स में या लिक्विड में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड होगा ना, यहाँ पर लिक्विड होगा इस तरीके से, ठीक है। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो ईटी ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, तो आप बोलोगे साइटोप्लाज्म के अंदर। ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर,
सेल के लिक्विड के अंदर, ये साइटोप्लाज्म जो है ये इसके अंदर होती है ग्लाइकोलाइसिस। आई बात समझ में? तो ये अपन को समझ में आ गई, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पर ही स्टार मार्क लगाऊंगा क्योंकि यही तीनों आते हैं मेनली, है ना, यही तीनों आते हैं, इन तीनों की साइकिल आती है बस, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, बाकी सब खत्म। इसी से किसी से भी इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन उठ सकता है, या बड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसी में से उठेगा, उठना होगा तो उसमें से भी अगर मैं बात करूं तो ईटीएस मुश्किल है आए, है ना। आप ज्यादातर ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को तो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, इनसे बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये बात ध्यान में रखना, चाहे वो आपका नीट हो चाहे वो आपका जो है आपका 11, है ना। तो दोनों ही ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों ही आते हैं, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? ईटीएस थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पर मैं 3-3 स्टार मार्क लगा रहा हूँ, जबकि यहाँ पर मैं सिर्फ 2 लगा रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो अपन ने ये पढ़ लिया था कि रेस्पिरेशन के 3 होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ईटीएस और क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस चलती है सेल के अंदर, ईटीएस चलती है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के लिक्विड के अंदर चलती है क्रेब्स साइकिल। ये बात ध्यान में रखना, ये 3 चीजें हैं रेस्पिरेशन में, अपन तीनों की तीनों पढ़े। ठीक है, एक आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट आप जानते होंगे क्या होता है सबस्ट्रेट और क्या होता है प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट यूज होता है, जबकि बनता क्या है, प्रोडक्ट बनता है ना। तो सबस्ट्रेट में क्या आएगा, आपका जो भी यूज हो रहा है ना, सबस्ट्रेट क्या कहोगे, जिस पे ऑक्सीजन एक्ट करेगी उसे कहोगे आप सबस्ट्रेट, सीधी बात, जिस पर भी ऑक्सीजन एक्ट करेगी। अब देखो ग्लूकोज, ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी मिलती है, हम प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है, फैट के से भी हमें एनर्जी मिलती है, हम तो वो भी खाते हैं, फैट भी खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी। तो जिस चीज से भी आपको एनर्जी मिले उसे कहेंगे हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जिस चीज से भी आपको एनर्जी मिले, या जो भी चीज ऑक्सीडाइज हो रही हो, दूसरी लाइन में याद रखना, जो भी चीज ऑक्सीडाइज हो रही हो एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है, उसको ही हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरी बात सर, ये प्लांट, सर हमें तो साफ साफ समझ में आता है कि हम जो है लंग्स से सांस लेते हैं, लंग्स है तो सांस ले रहे हैं। सर ये कैसे ले लेते हैं सर, ये समझ में नहीं आता, ये थोड़ा बताए, प्लांट्स कैसे लेते हैं। तो देखो दो दो है, एक 2 तरीके से, एक तो देखो इस तरीके से, देखो आपको ये, एक तो यहाँ पर आपको जो जो ये पत्तियां है ना, ये पत्ती दिख रही है, हाँ सर दिख रही है पत्ती। तो इस पत्ती में आप ये देखोगे कि इस पत्ती में गौर से देखोगे, यहाँ पर छेद होंगे पत्ती के अंदर, गौर से देखोगे तो छोटे 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 छोटे, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ये आपको देखो, ये दिख रहा होगा, ये है ओपन स्टोमेटा, ये क्या है, ओपन स्टोमेटा, जबकि ये कैसा है, क्लोज स्टोमेटा। तो अंतर आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, ये छेद बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ से अंदर हवा जा सकती है बकायदा, जबकि ये है क्लोज, यहाँ से हवा कुछ नहीं जा सकती, ये बात ध्यान में रखना। तो स्टोमेटा से एक तो एक्सचेंज हो जाता है पानी का और हवा का, और दूसरे होते हैं लेंटिसिल्स। दूसरे क्या होते हैं, लेंटिसिल्स। देखो लेंटिसिल्स क्या होते हैं ये समझने की कोशिश करना। कभी तुमने पेड़ देखा है, पेड़, पेड़ पर आपने पेड़, जब बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, वृक्ष देखे होंगे, तो वृक्ष की जो स्टेम होती है, वृक्ष की जो स्टेम होती है ना, उसमें छेद होते हैं। क्या होते हैं, छेद होते हैं, देखिए। या आप प्लांट ले लो, प्लांट है ना, प्लांट की आप स्टेम देखो, स्टेम, तो स्टेम पर आपको देखो ऐसे थोड़े थोड़े सफेद सफेद स्पॉट्स देखेंगे, ठीक है ना, स्टेम पर, प्लांट की स्टेम में आपको ऐसे सफेद सफेद देखना, आपको स्पॉट अलग दिखेंगे, इन्हें कहते हैं लेंटिसिल्स। इन्हें क्या कहते हैं अपन, लेंटिसिल्स कहते हैं। इनके थ्रू भी ऑक्सीजन और जो हवा है वो हो सकती है। या कभी आपने कभी वृक्ष देखा हो, वृक्ष, है ना, वृक्ष देखा हो अगर, तो उसमें भी आपको जो है लेंटिसिल्स दिख जाएंगे, उसके अंदर भी क्या आपको दिख जाएंगे, लेंटिसिल्स वृक्ष के अंदर। ठीक है, कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आपने कभी ऐसा वृक्ष देखा हो, तो आपने कभी ऐसा देखा है, ये देखो इस तरीके का, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये देखो, ऐसा ऐसा वृक्ष देखा है, जैसे ये वृक्ष आपने देखा हो इस तरीके का, देख रहे हो, ये आपको छेद छेद दिखते होंगे, ऐसे कट कट देखते होंगे, तो तुम सोचते होगे यार ये इसको, इस पे किसने चाकू के वार कर रहे हैं, इस पेड़ पर, ये जो ये छेद छेद क्यों है, ये चाकू के वार क्यों है, ये एक्चुअल बेटा ये चाकू के वार नहीं है किसी के, है ना, ये है लेंटिसल्स। ये जो छेद आपको दिख रहे हैं, ये जो चाकू के वार दिख रहे हैं, ये लेंटिसल्स है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है,
आपको और देखना हो तो और अच्छे से आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये है लेंटिसल्स, ये देख लो, ये लेंटिसल्स देख रहे होंगे, ये पेड़ पर देख रहे हैं, सभी को लेंटिसल्स दिख रहे होंगे, पेड़ पर छेद छेद दिख रहे होंगे, टूटी फूटी त्वचा पेड़ की, है ना। तुम कहोगे पेड़ को ड्राई स्किन हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पेड़ की लेंटिसल्स है, इनसे हवा हवा पानी होता रहता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये अपन ने लेंटिसल्स पढ़ लिया है। दूसरी अगर मैं बात बताऊं सर, एक बात बताइए, हाँ पूछो सर, जो है इन एक क्वेश्चन है सर, पूछो सर। ये जो हमारे पास जो है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बकायदा पूरा एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, जैसे लंग्स हुए, है ना सर। प्लांट में तो कभी हमने ये नहीं देखे, लंग्स नहीं देखे, फेफड़े नहीं देखे, या कभी सांस, प्लांट को तो ऐसे हाफते हुए या सांस लेते हुए नहीं देखा सर, ऐसा कैसे? तो देखो, ठीक है, ये ऐसा इसलिए क्योंकि प्लांट का क्या होता है, पहली बात तो ये है कि जो ईच पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज, सो गैस ट्रांसपोर्ट इज वेरी लिमिटेड। प्लांट के अंदर जो है गैसेस एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट नहीं होता, जैसे हमारे में देखो गैस ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू। हमारे में जो ऑक्सीजन होता है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं, फिर ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से होता हुआ इस सेल को मिलता है, ब्लड से होता हुआ, तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन प्लांट में नहीं होता ऐसा, क्यों? क्योंकि हर कोई इससे अपना अपना काम कर रहा है। जैसे मान के चलो मैं प्लांट हूँ, मेरी एक पत्ती है वाली, इस पत्ती पत्ती अपना काम खुद कर रही है, पत्ती अपना खुद काम कर रही है, अपने इसके पास खुद के स्टोमेटा होंगे, उससे सांस ले लेगी, खत्म। पहुंचाने की जरूरत नहीं है पत्ती को ऑक्सीजन, वो खुद ले लेगी, खत्म किस्सा। जैसे मान के चलो मेरी एक टहनी है प्लांट की, है ना, ये प्लांट की टहनी है, तो प्लांट की टहनी में जो है लेंटिसल्स वगैरह होंगे ऐसे, है ना, वो भी अपना काम अपना खुद कर लेगी। मैं स्टेम हूँ, स्टेम, स्टेम भी अपने स्टेम में भी लेंटिसल्स होंगे, वो अपना काम खुद कर लेगी, खत्म। रूट, तो रूट के पास भी, रूट भी सॉइल से एयर को ले लेगी, खत्म। तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है, समझ लो। यहाँ पर हमें जैसे इस सेल को ऑक्सीजन चाहिए ना, तो मुझे यहाँ से ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है, फिर ट्रांसपोर्ट करनी पड़ रही है इसके पास, समझ लो बात को। लेकिन उसमें जरूरत नहीं है, उसमें कोई जरूरत नहीं है। वो जैसे यहाँ पर क्या है, लीव्स अपने आप ले रही है, स्टेम अपना काम खुद कर रही है, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी को एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, ज्यादा गैस की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा उसको क्या है, ज्यादा गैस की, एनिमल को गैस की ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि वो चलते हैं, तो ज्यादा गैस चाहिए। लेकिन प्लांट ना चलते हैं ना मूव करते हैं, उनको ना ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ना ज्यादा गैस की जरूरत है, ना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ना ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि अगर एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, ऑक्सीजन से ही, ऑक्सीजन लोगे, ग्लूकोज में डालोगे, तभी तो फिर एनर्जी बनेगी। पर हमें हमें एनर्जी कम चाहिए, प्लांट को एनर्जी कम चाहिए, तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन भी उसको कम चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। और दूसरी बात है, जब भी फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो वो अपने आप एक्सचेंज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस में भी काफी एक्सचेंज होता है गैसेस का, है ना। फोटोसिंथेसिस जब होती है तब क्या होता है, काफी एक्सचेंज होता है गैसेस का, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सर जो सेल्स होते हैं ना, जो जैसे लीव्स है, हमारे सेल्स जो होते हैं ना, वो मना कर देते हैं कि हम जो है ये डेड होते हैं, हमारी स्किन सेल जो होते हैं डेड होते हैं, तो ये मना कर देते, मतलब ये तो डेड ही है, इसके अंदर के जो लिविंग सेल है, ठीक है, ये डेड स्किन सेल है, इसके अंदर के जो लिविंग सेल है वो एयर से हवा लेते ही नहीं। वो कहां से लेंगे? वो बिल्कुल इनडायरेक्ट वे से, मुंह से ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड में जाएगी, ब्लड पे पहुंचेगी, फिर जाकर के इनके पास पहुंचेगी, है ना। तो वो जो है डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं लेते, समझ लो बात को, क्योंकि ऊपर से डेड सेल्स हैं। जबकि लीव्स में क्या होते हैं, सारे के सारे लिविंग सेल्स होते हैं, यहाँ पर सारे के सारे ऊपर से भी लिविंग सेल होते हैं, तो वो बिल्कुल क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये लिविंग सेल है, मान के चलो एक पत्ती है ये वाली, है ना, एक पूरी की पूरी पत्ती है, ये अंदर का हिस्सा दिखा रहा हूँ पत्ती का, है ना, ये पत्ती के अंदर का हिस्सा है ये, है ना। तो पत्ती में बहुत सारे सेल्स हैं, जैसे पत्ती के अंदर ऊपर वाली लेयर है पत्ती की ऊपर वाली लेयर, उसके नीचे वाली लेयर, उसके नीचे वाली लेयर, ठीक है। तो बहुत सारे क्या है, सेल्स हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूं, एक तो पहली बात यह है कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो क्या है, कांटेक्ट में एयर के, किसके, एयर के कांटेक्ट में है लिविंग सेल्स, है ना। जबकि हमारे में ऐसा केस नहीं है, हमारे जो लिविंग सेल्स हैं वो एयर के कांटेक्ट में नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर डेड सेल्स की परत है, क्या है, डेड सेल्स की परत है, ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात करूं,
अगर ये देखें तो यहाँ पर बार्क में भी क्या होते हैं, लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर beneath the bark, they are also lenticels। देखो दो ये लेंटिसल्स होते हैं ना, लेंटिसल्स के नीचे भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे ये लेंटिसल है, ये स्टेम है ये, या बार्क कह लो, ठीक है। तो इसमें क्या है, नीचे बहुत सारे जो है, इसके नीचे बहुत सारे क्या होंगे, लिविंग सेल्स होंगे। इसमें क्या हो जाएगी, एयर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। इसमें समझ गए, लेंटिसल्स के नीचे क्या होते हैं, ठीक है, लेंटिसल्स से भी जो है एयर एक्सचेंज हो सकती है, क्यों, क्योंकि लेंटिसल्स के नीचे जो है लिविंग सेल्स है, वहां से हाल जो है लेंटिसल से हवा सेल्स के अंदर आ जाएगी, किसके अंदर आ जाएगी, सेल्स के अंदर आ जाएगी। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, ठीक है, अगर हम एनिमल सेल को देखें तो बड़े चुपके हैं एनिमल सेल, लेकिन अगर हम प्लांट सेल को देखेंगे ना, तो उनमें बड़ा बड़ा स्पेस है, बहुत क्या स्पेस है ना। देखो जैसे ये स्पेस भी, खाली भी स्पेस बहुत है, बीच बीच में ऐसे खाली स्पेस है, जिसमें हमारी जो है हवा आ जाती है, और फिर वो हवा जो है वो उनको वहां से ऑक्सीजन वगैरह मिल जाती है, उस हवा से क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन वगैरह मिल जाती है, बात ध्यान में रखना। तो ये जो है काफी स्पेस है, ये अंदर का स्ट्रक्चर है, ये कहाँ का अंदर का, कहीं का भी ले लो, पत्ती के अंदर का या किसी स्टेम के अंदर का स्ट्रक्चर है ऐसा, उसमें बहुत स्पेस रहती है, क्या रहती है, अंदर स्पेस रहती है, एयर स्पेसेस होते हैं, क्या होते हैं, एयर स्पेस होती है। ऐसा नहीं होता कि बहुत जो है बिल्कुल भरे भरे ऐसे ऐसे सेल्स पड़े हुए हैं, कोई स्पेस ही नहीं है बीच में, ठीक है, कोई स्पेस नहीं है, ना ही कोई गड्ढा है जिसमें हवा भर सके, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इन कारणों की वजह से, ठीक है, इन कारणों की वजह से जो है लंग्स जो है, अगर मैं बात करूं, लंग्स की जरूरत नहीं पड़ती, किसकी जरूरत नहीं पड़ती, लंग्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये बात ध्यान रखना, इन कारणों की वजह से, ठीक है, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये तीन चार बातें हैं जिनका याद रखोगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि इनको लंग्स की जरूरत वाकई में नहीं है ना, हमें जरूरत है लेकिन इनको नहीं है। पहली बात तो ये है कि इनके पास क्या नहीं है, इनके पास जो है इनके पास लंग्स नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है, जैसे इनके पास स्टोमेटा है सेल्स में, लेंटिसल्स हैं, हमारे पास नहीं है। इनके पास जो है, इनके जो सेल्स होते हैं ना, इनमें बड़ी स्पेस होती है, तो हवा पानी बढ़िया सेल्स को मिलता रहता है। इनके जो सेल्स है डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में, लिविंग सेल्स, इनके जो लिविंग सेल्स हैं डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में, हमारे डेड सेल्स एयर के कांटेक्ट में, तो ये बात ध्यान में रखना, ये अंतर है, उनके लिविंग सेल्स एयर के कांटेक्ट में, ठीक है। और अब सुनना ढंग से, ये अपन जो है, अब ये कॉन्सेप्ट है वो समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन दो प्रकार का अपन पढ़ेंगे, कौन सा, एक होता है एरोबिक और एक एनारोबिक, अभी आएंगे उस पर, है ना। देखो एरोबिक में ऑक्सीजन यूज होती है, जबकि एनारोबिक में ऑक्सीजन यूज नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है, ठीक है, जबकि एनारोबिक में ऑक्सीजन यूज नहीं होती, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब जैसे मैं मान के चलूं जैसे मैं अभी आपको एक जैसे ग्लूकोज है, सबसे पहले मैं करवाऊंगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। कहीं पर भी वर्ड लाइसिस आ जाए तो उसका मतलब होता है तोड़ना, कहीं भी वर्ड क्या आ जाए लाइसिस तो उसका मतलब होता है तोड़ना, याद रखना। तो ग्लूकोज के टूटने को क्या कहते हैं अपन, ग्लाइकोलाइसिस। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ये ग्लूकोज के टूटने को कहते हैं। बनेगा क्या, पायरुविक एसिड बनेगा, क्या, पायरुविक एसिड। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, मतलब 6 गेंद है ये कार्बन की, एक गेंद, दो गेंद, तीन गेंद, चार गेंद, पांच गेंद, 6 गेंद, है ना। तो 6 कार्बन की जो है चेन है ना। अब ये जो 6 कार्बन है इसके अंदर, ये इसमें अगर मैं बात करूं तो मैंने दो में तोड़ दिया इसको, तीन तीन का बटा, तो तीन तीन कार्बन के क्या है, पायरुविक एसिड है, क्या है, तीन तीन कार्बन के दो पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड कितने बने, दो बने, पायरुविक एसिड कितने बने, दो बने, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो इसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरी बात क्या है, ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस होती कहां पर है, आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तीन चीजें थी, ग्लाइकोलाइसिस, ईटीसी, और तीसरी कौन सी थी, क्रैब साइकिल। ये तीनों चीजें मैं बता चुका हूं, सबकी लोकेशन बता चुका हूं। ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में, लिक्विड में, साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलिसिस, है ना। तो ये 10 स्टेप प्रोसेस है जो कि अपन कल पढ़ेंगे, 10 स्टेप प्रोसेस,
इसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इससे बनेगा क्या, दो पायरुविक एसिड बनेगी। कितने पायरुविक एसिड, दो। ठीक है, दो पायरुविक एसिड बनेंगे। एक पायरुविक एसिड में कितने कार्बन, एक पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, एक पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, ये बात ध्यान में रखना। तो दो पायरुविक एसिड बनेंगे। अब ये पायरुविक एसिड जो है यहां से यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें लगे, ये होगी एनारोबिक, एनारोबिक, एरोबिक, ठीक है, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसमें लगेंगी एनारोबिक या एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ लो बात को, देखना। तो अब ये ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड बना 3 कार्बन का। अब इसमें होगी या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मतलब क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के। एनारोबिक मतलब क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के। सर एरोबिक मतलब क्या होता है, विथ ऑक्सीजन, सब जानते हैं। देखो, अगर ये अब सर ये भी एनारोबिक, ये भी एनारोबिक, तो अंतर क्या है, ये हो रही है ईस्ट के अंदर, ये किसके अंदर हो रही है, ईस्ट के अंदर। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं ये वाली किस में हो रही है, वाली ये मसल सेल के अंदर, ये किसके अंदर हो रही है, मसल सेल के अंदर। समझ में आया, ये किसके अंदर हो रही है, मसल सेल के अंदर, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हो रही है मसल सेल के अंदर, ये हो रही है आपकी ईस्ट के अंदर। ठीक है, अब सुनो, देखो ईस्ट में क्या होता है, पायरुविक एसिड टूटता है किसमें, एल्कोहल में। ईस्ट, जो ईस्ट में जो ईस्ट आप डालते हो ना, ईस्ट से आप दारू बना सकते हो, दवा, ठीक है, और दारू, ये दोनों बना सकते हो ईस्ट से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ईस्ट बड़ी जो है, ब्रेड भी बना सकते हो ईस्ट से, ब्रेड, दारू, ठीक है ना, बहुत दमदार चीज है। भटूरे, छोले भटूरे सबके फेवरेट है ना। तो ये ईस्ट जो है, तो ईस्ट से आप क्या, ये अभी दारू बनाओगे तो इसे कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसे क्या कहेंगे, जब आप ईस्ट से क्या बनाओगे, दारू बनाओगे, अल्कोहल बनाओगे, तो उसे कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहीं पर ही आपको सब बता देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद तो बस, देखो जो ग्लाइकोलिसिस है ना, ग्लूकोज जब टूट रहा है पायरुविक एसिड में, इसमें मिलती है हमें 4 एटीपी। कितनी एटीपी मिलती है, 4 एटीपी। ठीक है, 4 एटीपी हमें मिलती है यहाँ पर। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में। और पायरुविक एसिड बन गया, 4 एटीपी भी मिल गई, है ना। लेकिन यहाँ पर होगी यूज, ईस्ट क्या करेगा, दारू बनाने के लिए एटीपी यूज करता है। सर कितनी, 2 एटीपी यूज करता है। कितनी एटीपी यूज करता है, 2 एटीपी यूज करता है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, 2 एटीपी यूज करेगा, ये लगेगा, 2 एटीपी का खर्चा आएगा। ठीक है, समझ लो बात को। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना है। इधर देखो, यहाँ पर भी क्या होगा, पायरुविक एसिड, जैसे मसल सेल्स है, ठीक है, यहाँ पर ईस्ट में बनेगी दारू, है ना, अल्कोहल बनेगी। मसल में क्या बनेगी, लैक्टिक एसिड बनेगा मसल के अंदर। मसल्स में होती है, मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन। सर मसल को क्यों जरूरत है एनारोबिक रेस्पिरेशन करने की, हम तो नहीं कहते कि मसल तू एनारोबिक रेस्पिरेशन कर। अरे भैया, जब आप भागते रहते हो ना, बहुत ज्यादा भागते रहते हो करके, यूसेन बोल्ट बनना है तुम्हें, तो भैया तुम्हारे जो मसल है ना, वो थक जाते हैं। तुम्हारे जो मसल है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि तुम हाफते हो बहुत ज्यादा। कोशिश तो तुम भी करते हो पूरी कि हम ऑक्सीजन ले 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 ले, हाँ बहुत तेजी से भागते हो, है ना, ऑक्सीजन ले लेते हो, है ना, बहुत तेजी से रेस्पिरेशन भी तेज कर रहे हो, ताकि हमारे मसल्स को ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन फिर भी तुम्हारी मसल पूर्ति नहीं हो पाती, मसल को ऑक्सीजन और चाहिए थी। तुमने बहुत कोशिश करी, मैं तुम्हारी गलती नहीं कह रहा, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बहुत भाग रहे थे, बहुत तेजी से भाग रहे थे, और तुम सांस भी बहुत तेजी से ले रहे थे, इसलिए इसलिए ले रहे थे तुम सांस तेजी से, ताकि तुम अपने मसल की ऑक्सीजन की पूर्ति कर सको। लेकिन तब भी ऑक्सीजन जो है, मसल जो है, मसल को ऑक्सीजन और चाहिए थी, लेकिन तुमने उसकी मसल को ऑक्सीजन नहीं दी। तो अब मसल में होगा दर्द, मसल में दर्द होगा, क्यों, क्योंकि मसल में बन गया है लैक्टिक एसिड, मसल में हो गई है एनारोबिक रेस्पिरेशन। मसल में कौन सी रेस्पिरेशन हो चुकी है, एनारोबिक। तो मसल में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होगा, दर्द होगा मसल में। अच्छा, तो भागते भागते हमारे दर्द होने लगता है, फिर ऐसा लगता है अब मत भाग, अब नहीं हो पाएगा हमसे, बहुत दर्द होता है, पेन सर मसल में, और थोड़े टाइम बाद बंद अपने आप गायब हो जाता है। ठीक है, तो सर वो दर्द किसकी वजह से होता है, क्योंकि मसल में लैक्टिक एसिड जमा हो गया। मसल में क्या जमा हो चुका है, लैक्टिक एसिड। अच्छा सर, इस वजह से, हाँ। लैक्टिक एसिड सर कितने कार्बन का होता है, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का होता है। लैक्टिक एसिड कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। तो सर ये अगर मैं बात करूं, ये अल्कोहल भी फिर 3 कार्बन का होता होगा ना, क्योंकि ये पायरुविक एसिड है, तो पायरुविक एसिड से ये 3 कार्बन का है, तो अल्कोहल भी 3 कार्बन का बनेगा। नहीं, अल्कोहल होता है 2 कार्बन का। अल्कोहल कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का, ये बात ध्यान में रखना।
ठीक है। अल्कोहल जो होता है कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब ये जैसे अगर हम बात करें मसल सेल्स की, है ना, तो मसल सेल्स जो होते हैं इसमें लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का होता है, ठीक है सर। तो ये 2 पायरुविक एसिड से 2 लैक्टिक एसिड बन गए, 3 कार्बन के। सर काम हो गया, खत्म किस्सा, ठीक है सर, हो गया। ठीक है सर, तो यहाँ पर ये 2 3 6 6 कार्बन हो गए, मतलब 3 कार्बन, मतलब 3 कार्बन का लैक्टिक एसिड, तो 2 3 कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। 2 लैक्टिक एसिड बन रहे 3 कार्बन के, तो जो है 6 कार्बन यहाँ पर हो गए। यहाँ पर 6 कार्बन से स्टार्ट किया था, 6 कार्बन यहाँ पर भी हो रहे हैं, 3 कार्बन के 2, है ना। तो यहाँ पर काम चल, यहाँ पर सर, यहाँ पर तो समझ में आ गया सर। यहाँ पर 2 कार्बन का यहाँ कैसे सिस्टम बैठेगा, तो देखो यहाँ पर तुम्हें टोटल 6 कार्बन ही करने हैं, इधर भी 6 कार्बन है, और जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना है उसमें भी 6 कार्बन होने चाहिए। देखो कैसे, देखो एक तो CO2 का कार्बन है, CO2 क्या क्या है, ये 2 कार्बन की बनी होती है। CO2 कितने कार्बन की बनी होती है, 2 कार्बन की, ठीक है। तो मतलब 2 CO2 है इसमें, वैसे CO2 में 1 कार्बन होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अल्कोहल में, किसकी, अल्कोहल में, तो अल्कोहल में कितने कार्बन होते हैं, अल्कोहल में अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल में देखो 2 कार्बन तो ये हो गए, 2 कार्बन क्या हो गए, ये हो गए। अल्कोहल में C2H5OH सब जानते हैं अल्कोहल का फॉर्मूला, तो ये 2 ले लो आप अल्कोहल, कितने अल्कोहल ले लो, 2, तो 2 2 2 जा 4, ठीक है, 4 कार्बन ये हो गए, और 2 कार्बन ये हो गए, तो 6 कार्बन हो गए, टोटल कितने हो गए, 6 कार्बन। ऐसे अपन को 6 कार्बन करने होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, यहाँ पर 2 लैक्टिक एसिड बनेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा, 2 लैक्टिक एसिड, और क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर जो है 6 CO2 बनेगी, ठीक है, और यहाँ पर पानी बनेगा। एक CO2 में कितने कार्बन, 1 कार्बन, एक CO2 में कितने कार्बन, 1 कार्बन, टोटल कितने कार्बन है यहाँ पर, 6। तो 6 कार्बन इधर है, तो 6 कार्बन भी इधर ही होने चाहिए, इधर भी 6 कार्बन होने चाहिए। तो भैया आप क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 CO2 निकल जाएगी, तो ये 6 कार्बन इधर भी यूज हो गए, 6 कार्बन इधर भी है, ठीक है। तो ये अपना काम हो गया। तो ये इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें सबसे ज्यादा ATP बनती है, इसमें से क्या होता है, सबसे ज्यादा ATP बनती है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, ये बात समझ में आई। सर ये होता है ईस्ट में, ठीक है, समझ में आ गया। ये होता है मसल में, और ये कहां पर होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हर बॉडी की हर सेल में होता है, मसल को छोड़ दो। सर मसल में मतलब एरोबिक नहीं होता, मसल में भी एरोबिक ही होता है, लेकिन जब तुम भागते हो ना ज्यादा, तब उसमें एनारोबिक होता है। मसल में 2 कंडीशन होती है, मसल में एरोबिक भी होता है, एनारोबिक भी होता है मसल सेल के अंदर। जब तुम अभी नॉर्मल हो तो अभी हो रहा है एरोबिक, अभी क्या हो रहा है मसल में, एरोबिक। जब तुम भागोगे और बहुत भागते जाओगे और मसल को फिर तुम ऑक्सीजन ही नहीं दोगे, भूल जाओगे, तो फिर उसके बाद मसल में होने लगेगा एनारोबिक। की बात ध्यान में रखना। क्या करे, मसल को तो एनर्जी चाहिए ना कहीं से, मसल के पास ग्लूकोज है, उसको एनर्जी चाहिए कहीं ना कहीं से, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, तो मसल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो क्या करता है भैया, मसल कहता है ठीक है लैक्टिक एसिड बन रहा है ना, बनने दो, दर्द होगा ना उससे, होने दो, एसिड बन रहा है ना, बनने दो, लेकिन कुछ एटीपी का तो जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है, एटीपी का जुगाड़ हो जाएगा बस मेरा, ठीक है, समझ लो बात को। तो बस इस वजह से वो करता है, ठीक है। देखो, तो इसमें जो है ये बात ध्यान रखना, एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का दूसरा नाम एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब फर्मेंटेशन दो प्रकार, दो जगह पर पढ़ी थी अपन ने। एनारोबिक रेस्पिरेशन याद है, 2 जगह पढ़ी थी, कहां कहां पर, एक तो ईस्ट में पढ़ी थी एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एक मसल में। तो ईस्ट में बन रहा था एल्कोहल, तो उसे कह रहे थे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और मसल में बन रहा था लैक्टिक एसिड, तो उसे कह रहे थे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, ये बात समझ में आई, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स दोनों में होती है फर्मेंटेशन, कह लो एनारोबिक रेस्पिरेशन कह लो। सर कैसे भाई, जो ईस्ट होता है, ठीक है, ईस्ट भी जो अगर मैं बात करूं, ईस्ट में भी हो रही है, और किस में हो रही है, ये मसल में भी हो रही है ना। और प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स दोनों ही सेल के अंदर ऐसा हो जाता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। कई बैक्टीरिया होते हैं प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर भी क्या हो जाती है, फर्मेंटेशन हो जाती है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये प्रोकार्योट्स के अंदर भी होती है और यूकार्योट्स के अंदर भी होती है। प्रोकार्योट्स कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, और यूकार्योट्स कौन से होते हैं, ईस्ट और मसल सेल्स। ईस्ट और मसल सेल्स क्या है, ये यूकार्योटिक सेल है, भूल मत जाना। ईस्ट एक फंगस है, और फंगस होती है यूकार्योटिक। फंगस जो होता है वो यूकार्योटिक सेल होता है, ये बात ध्यान रखना, भूल मत जाना। और मसल यानी ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल भी होता है यूकार्योटिक, ठीक है। प्रोकार्योट में कौन आता है, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो होता है उसमें भी ये फर्मेंटेशन हो जाती है, भूलना मत, ठीक है। अब सुनो ढंग से जरा, ये पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही है।
ये हमारा देखो कैसे चट्टा ईस्ट है ना, जो है बढ़िया अपनी जो है खा पी करके मस्त ग्लूकोज ले करके, ठीक है, CO2 छोड़ रहा है, दारू बना रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, घर आप तो फिर घर में ही दारू बनाओगे, एंजॉय करोगे, घर में दारू बनाई, ईस्ट ईस्ट तो देखो सबके पास होता है, भटूरे में मम्मी खूब डालती, मम्मी से ले लो, आल दे देंगी भर भर के ईस्ट, और फिर तुम क्या करोगे, ठीक है, फिर तो तुम सब तो मिला के पीते हैं, पानी शराब में मैं पी गया, जवानी शराब में, वही वाला केस कर दोगे। इसलिए इसलिए क्या, लेकिन एक गड़बड़ हो जाएगी, ये केस हो नहीं पाएगा, है ना, क्यों, तुम तो खूब दारू पीते बना बना करके, ठीक है, पानी पीते ही नहीं, ठीक है, दारू ही दारू। पर ईस्ट जो होता है ना, उस ईस्ट की एक खास बात होती है, ईस्ट क्या करता है, जो दारू बनाता है ना, वो गाढ़ा नहीं बना पाता, तो गाढ़ा दारू, ठीक है, तो मजा ही नहीं आएगा। मजा तो दारू का तभी है जब नीट पियो, नीट, है ना, तो नीट में मजा आता है। लेकिन जो है ये जो ईस्ट भाई साहब दारू बनाते हैं ना, ठीक है, तो मजे मजे में बनाते हैं, तो वो गाढ़ा दारू नहीं बनाते। कितना कितना गाढ़ा बनाते हैं, सिर्फ 13% गाढ़ा, ठीक है, तो सिर्फ 13% गाढ़ा बनाते हैं, समझना इस बात को। इसमें एक बात ध्यान रखना कि ये जो अल्कोहल बनता है वो गाढ़ा नहीं बन पाता, सिर्फ 13% तक ही जो है गाढ़ा होता है, बाकी गाढ़ा हो ही नहीं पाता वो, है ना, बाकी वो गाढ़ा नहीं हो पाता, है ना, बाकी 86% पानी, तो ऐसा दारू पीने न पीने के बराबर है, पियो ही मत ऐसे दारू को, है ना। इसलिए जो है हम ऐसा दारू नहीं पीते, ईस्ट से दारू नहीं बनाते, नहीं तो घर घर में जो है दारू बन रहा होता। आज क्या बनाया है, दारू बनाया है, ठीक है, नहीं तो हर जगह जो है यही चलता, ठीक है, आज जो है मीठा दारू खट्टा दारू ये सब घर में यही चल रहा होता है ईस्ट से, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वो मजा नहीं आएगा वो पीने में दारू, ठीक है, कोई नहीं पीना पसंद करता वो, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 एंजाइम्स के नाम बताना चाहूंगा, ठीक है, आप उसमें आप ऐड कर दें, ठीक है, मैं आप उसमें ऐड, तो एक बात ध्यान रखना, बस एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, पायरुविक एसिड से जब आप अल्कोहल बनाओगे तो एक एंजाइम लगेगी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, जो कि क्या बनाएगी, अल्कोहल बनाएगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पायरुविक एसिड से जब आप लैक्टिक एसिड बनाओगे तो एक एंजाइम कौन सी होती है मेनली जो यूज होती है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनाने के लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, और पायरुविक एसिड से अल्कोहल बनाने के लिए अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस लगती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना। और दूसरी बात याद रखना, सबसे पहले प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ना ही एरोबिक होता है ना ही एनारोबिक होता है, किसी मतलब का नहीं है, मतलब आपको ग्लाइकोलिसिस तो करना ही पड़ेगा, ये 10 स्टेप प्रोसेस होता है, ये 10 स्टेप प्रोसेस होता है जो कि अपन कल पढ़ेंगे, ये 10 स्टेप प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस। ना ही मतलब ये अगर किसी को एरोबिक रेस्पिरेशन करनी हो, चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन करनी हो, उसको ग्लाइकोलिसिस तो करना ही पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है, ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद होगा, उसके बाद चयन है आपके पास, ऑक्सीजन है तो आप एरोबिक करो, और ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक करो, आपके पास चयन होगा। लेकिन आपको पहले तो, आपके पास ग्लूकोज है ना, तो पहले तो ग्लूकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस करनी ही पड़ेगी, जिससे क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, यहाँ ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल लिए थे, 1 मॉलिक्यूल, ये बात ध्यान में रखना। और दूसरी बात देखो, ये थोड़ा हार्मफुल प्रोसेस है, अल्कोहल बन रहा है ना, तो ये थोड़ा हार्मफुल प्रोसेस होता है ना, ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज, इसमें एटीपी कम मिलती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी कम बनती है, ठीक है, लेकिन एरोबिक में देखो 36 एटीपी, समझ रहे हो। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी ज्यादा मिलती है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी ज्यादा मिल रही है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात अगर देखो तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बन क्या रहा है, CO2 और ऑक्सीजन, तो ये ज्यादा डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें यहां देखो क्या बन रहा है, अल्कोहल, दारू, दारू डेंजरस है, आप सब जानते हो कितना डेंजरस हो सकता है। लैक्टिक एसिड, एसिड बन रहा है, डेंजरस, है ना। तो शरीर में एसिड बनेगा तो समझ रहे हो ना, जानलेवा हो सकता है, या दारू बनेगा तो दिक्कत हो सकती है, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन ना हो तो बढ़िया है ना, एरोबिक हो तो बढ़िया है, एटीपी भी ज्यादा मिलेगी और कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी नहीं मिलेंगे। क्या नहीं बनेंगे, हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी नहीं बनेंगे, ये बात ध्यान में रखना। ये बात साफ साफ आपके यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है, ये साफ साफ आपकी बात यहाँ पर लिखी गई है।
लैक्टिक एसिड, और यहाँ पर साफ साफ ये बात बताई जा रही है। ठीक है, तो इसमें बहुत कम एनर्जी बनती है, सिर्फ 7% एनर्जी बनती है। देख रहे हो ना, 36 एटीपी कहाँ बन रही है वहां पर एरोबिक में, वहां सिर्फ जो है कम एटीपी बन रही है, तो बहुत एनर्जी भी बहुत कम बनती है। और जो प्रोडक्ट बनते हैं एसिड और एल्कोहल, ये भी बड़े क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम फर्मेंटेशन, एनारोबिक का दूसरा नाम क्या है, फर्मेंटेशन है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई।